Students, I'm डॉक्टर पूजा सक्सेना, जियोग्राफी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के अंतर्गत हमने भारत की प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन प्रारंभ किया था। हमने जाना कि वह वनस्पति जो अपने पर्यावरणीय या पारिस्थितिक तंत्र में प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक अवस्था में स्वतः ही विकसित होती है, वह प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। In natural vegetation, we include the plants that have not been grown by humans. इसके अंतर्गत वन, ग्रासलैंड्स और श्रब्स को सम्मिलित किया जाता है। भारत के संदर्भ में इन घटकों में वन सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। हमने पिछले लेक्चर में वनों के प्रकार और भारत में उनके वितरण के विषय में जानकारी प्राप्त की। आज हम वन संसाधन की महत्ता, उसके संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे। देखिए, वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। वह किसी भी क्षेत्र की राष्ट्रीय धरोहर है, उनका राष्ट्रीय महत्व है। वन विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाते हैं। प्रत्यक्ष लाभों के अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं कि वनों से प्राप्त लकड़ी, इमारती फर्नीचर और विभिन्न उपकरणों के निर्माण में प्रयुक्त होती है। वनों से पशुओं के लिए फॉडर, चारा उपलब्ध होता है। वनों से ईंधन प्राप्त होता है। वनों से प्राप्त विभिन्न प्रोडक्ट्स कच्चा माल हेतु उपलब्ध होते हैं। वनों से औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अलावा वनों में वन्य जीव रहते हैं, वे उनके आवासीय क्षेत्र बनते हैं। लेकिन अधिक लाभ वनों के अप्रत्यक्ष हैं। जैसे वन पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हैं। वन जलवायु को सम और नम बनाए रखते हैं। वो विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं की तीव्रता को नियंत्रित करते हैं, जैसे बाढ़ के प्रकोप को कम करते हैं, मृदा के कटाव को कम करते हैं, मरुस्थलों के प्रसार को रोकने में सहायक होते हैं। वनों में पेड़ों की पत्तियों से ह्यूमस और जीवांश मृदा में मिलता है, जैसे मृदा की उर्वरा क्षमता बढ़ जाती है। वन वन्य जीवों के संरक्षण स्थल हैं, साथ ही जैविक संतुलन बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वायुमंडलीय प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। इस दृष्टि से वन अत्यंत महत्वपूर्ण है। वनों से बहुत महत्वपूर्ण उपजें भी प्राप्त होती हैं। जैसे महत्वपूर्ण लकड़ियों में साल, सागवान, शीशम, हल्दू, पलाश, अर्जुन, महुआ, चंदन, सेमल, सुंदरी, देवदार, चीड़ जैसी महत्वपूर्ण उपजें और विभिन्न प्रकार की गौण उपजें वनों से प्राप्त होती हैं। वनों के क्षेत्र में यदि कमी आए, यदि वनों का क्षय होने लगे, तो वह स्थिति वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन कहलाती है। भारत में वनों की स्थिति का नियमित आकलन भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून करता है और इसकी रिपोर्ट भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष में जारी की जाती है और ये कार्य 1987 से नियमित रूप में हो रहा है। इसका एक आकलन देखें तो 1987 में भारत में वनों का क्षेत्र 6,40,819 वर्ग किलोमीटर था, जो 2001 में 6,75,538 वर्ग किलोमीटर हो गया। 2011 में भारतीय वन क्षेत्र का विस्तार 7,71,821 वर्ग किलोमीटर था, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.48% है। 2013 में वनों का क्षेत्र 6,97,898 वर्ग किलोमीटर, 2015 में 7,01,673 वर्ग किलोमीटर और संपूर्ण क्षेत्र के 21.34% को ये होल्ड करता था। भारतीय वन नीति ये कहती है कि संपूर्ण क्षेत्र के 33% क्षेत्र में वन होने चाहिए, लेकिन 21.34% क्षेत्र 33% के क्षेत्र से बहुत कम है। इस दृष्टि से भारत में वन संरक्षण की महती आवश्यकता है, क्योंकि यदि वनोन्मूलन की स्थिति बनती है तो उससे पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न होता है। वायुमंडल की नमी धारण करने की क्षमता घटती है, तापमान में वृद्धि होने लगती है, वर्षा में कमी आती है, मृदा अपरदन में वृद्धि होती है, बाढ़ों की आवर्तिता में वृद्धि होती है
पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, भूमि की उर्वरा शक्ति घटती है। वन जो विभिन्न वन्य जीव प्रजातियों के संरक्षक स्थल होते हैं, तो उनके संरक्षण में कमी आती है। और वनों से जो हमें विभिन्न उपयोगी उपजें प्राप्त होती हैं, उनकी उपलब्धता भी प्रभावित होती है। वनोन्मूलन मूलतः हम कहें कि मनुष्य की विकास यात्रा का ही परिणाम है। यदाकदा प्राकृतिक कारण जैसे वनाग्नि भी इसे नष्ट करती है, लेकिन ये कारक मनुष्यगत कारकों के समक्ष बहुत छोटे हैं। विभिन्न कारक हैं जो वन विनाश के कारण बनते हैं, डिफॉरेस्टेशन के कारण बनते हैं, जैसे कृषि क्षेत्रों का वन भूमि तक विस्तार कर देना, निर्माण कार्यों के लिए वनोन्मूलन करना, नगरों के फैलाव के लिए, आवासीय क्षेत्रों के लिए, रेल मार्गों के लिए, सड़क के लिए, नहरों के लिए, उद्योगों के लिए वन भूमि का अधिग्रहण करना शुरू कर देना। बांधों के निर्मित होने से भी जल क्षेत्र डूब में आने से वनों का नाश हो जाता है। इसके अलावा खनिज खनन हेतु वनोन्मूलन करना, अनियंत्रित पशुचारण करवाना, औद्योगिक और व्यापारिक उपयोग के लिए वनों का इस्तेमाल करना शुरू कर देना, बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन, वनाग्नि द्वारा वनों का नष्ट होना जैसे कारक हैं जो वनोन्मूलन हेतु उत्तरदायी हैं। वनोन्मूलन और उनसे जो परिलक्षित विनाश है, जो संकट है, उसको दृष्टिगत रखते हुए भारत में वन संरक्षण हेतु विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। इस दृष्टि से हम भारत में किए जाने वाले प्रयासों को 4 कैटेगरीज में रख सकते हैं। नंबर 1, हम राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो बनाई गई उसके विषय में देखेंगे। नंबर 2, कंजर्वेशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट, जो आरक्षित वन हैं उनके संरक्षण के लिए जो विशेष योजनाएं बनाई गई, जैसे अभयारण्य बनाए गए, नेशनल पार्क्स डेवलप किए गए। इसके अलावा लोकल पीपल इन्वॉल्वमेंट, जो स्थानीय लोग हैं उनकी भूमिका सम्मिलित हो वनों के संरक्षण हेतु। इस हेतु विभिन्न प्रकार के वानिकी स्वरूप विकसित किए गए। न्यू फॉर्म्स ऑफ फॉरेस्ट्री हैं, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, कॉमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री, ऐसे विभिन्न स्वरूपों पर बल दिया गया। एंड नंबर 4, अडॉप्टिंग एफॉरेस्टेशन स्कीम। एफॉरेस्टेशन यानी वनारोपण, वनों को प्लांट करना, नए प्लांट्स लगाना। तो उसके लिए विभिन्न स्कीम्स डेवलप की गई, जैसे नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम स्कीम नैप, जैसे नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया जिम, जैसे फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम FFPM। तो विभिन्न कार्य भारत सरकार के अंतर्गत वन संरक्षण की दृष्टि से किए गए। सबसे पहले हम राष्ट्रीय वन नीति की बात करें तो राष्ट्रीय वन नीति सर्वप्रथम ब्रिटिश रूल में 1894 में बनाई गई थी, जिसका मूल उद्देश्य तो राजस्व प्राप्ति और वनों का संरक्षण था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1952 में वन नीति घोषित की गई, जिसमें यह भी निर्धारित किया गया कि भूमि के 33% भाग पर, 33% भाग पर फॉरेस्ट होने चाहिए। तो इस नीति का मूल उद्देश्य वन संसाधनों के दीर्घकालीन विकास की व्यवस्था करना है, और इसके अंतर्गत वनों को 4 कैटेगरीज में बांटा गया। सुरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, राष्ट्रीय वन नेशनल फॉरेस्ट, ग्राम्य वन विलेज फॉरेस्ट, और वृक्ष क्षेत्र यानी ट्री लैंड्स। इसके बाद 1988 में राष्ट्रीय वन नीति को संशोधित वन नीति के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें विभिन्न लक्ष्य रखे गए, जैसे पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण और पुनः स्थापना के द्वारा पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना, नदियों, झीलों और जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्र में भूमि के कटाव और वनों के क्षरण पर नियंत्रण करना, रेगिस्तानी क्षेत्रों और सीमांत क्षेत्रों में रेत के टीलों के प्रसार को रोकना, व्यापक वृक्षारोपण करना और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से वन वृक्षों के आच्छादन में महत्वपूर्ण वृद्धि करना, ग्रामीण और जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके लिए ईंधन की लकड़ी, चारा और जो छोटी मोटी उनकी वन उपजों जैसी आवश्यकता हैं उनकी पूर्ति के लिए कदम उठाना, राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन उत्पादों में वृद्धि करना, वन उत्पादों के सही उपयोग को बढ़ावा देना और लकड़ी का अनुकूलतम विकल्प खोजना। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति और वर्तमान वनों पर दबाव कम करने के लिए बड़े पैमाने पर
आम लोगों, विशेषकर महिलाओं का अधिकतम सहयोग प्राप्त करना। तो भारत सरकार ने 1998 में नवीन वन नीति की घोषणा की, जिसमें जो बिंदु मैंने गिनाए उसके साथ साथ पुनः पर्यावरण सुधार, वन्य जीव और मृदा संरक्षण, सामाजिक वानिकी और वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया। इसी क्रम में अगस्त 99 में राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना प्रारंभ की गई, जो 20 वर्षीय वन संरक्षण योजना के रूप में रखी गई। इसी दृष्टि से वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 7 फरवरी 2003 को एक राष्ट्रीय वन आयोग का भी गठन किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि वन विकास और वन संरक्षण भारत सरकार की प्राथमिकता है, जिसे वन और पर्यावरण मंत्रालय नियमित रूप से विविध नीतियों के माध्यम से आयोजित करता है। अब हम बात करें लोकल पीपल इन्वॉल्वमेंट की, तो इस दृष्टि से वानिकी के नए स्वरूप विकसित किए गए। सोशल फॉरेस्ट्री यानी सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी यानी समाज और समुदाय द्वारा वनों का विकास और संरक्षण। समुदाय में ये भावना विकसित करना कि वन उनकी महत्वपूर्ण संसाधन है और हमें उनकी सुरक्षा करनी है। इसमें जन समुदाय द्वारा वनों को की न केवल रक्षा की जाती है, बल्कि वन वर्धन और वृक्षारोपण भी किया जाता है। वन संरक्षण के साथ साथ ग्रामीण समाज की वनों से पूरी होने वाली आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाता है। इसके अंतर्गत गांवों के निकट की जो बंजर भूमि है या जो बेकार पड़ी भूमि है, उसका उपयोग भी वन विकास के लिए किया जाता है, जो ग्रामीणों को आर्थिक सहायता में भी योगदान करता है। तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नए 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 12 के अंतर्गत अपनाया गया और इसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखे गए। नंबर 1, वेस्टलैंड्स में मिश्रित बागान लगाना। नंबर 2, डिग्रेडेड यानी जो विनष्ट वन है उनमें पुनः वनारोपण करना। एंड नंबर 3, सुरक्षा पेटियां, सेफ बॉक्सेस बनाना। इसके बाद हम बात करें एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी की। इसके अंतर्गत कृषि और वानिकी में समन्वय किया जाता है, अर्थात कृषि के साथ की जो व्यर्थ भूमि है, मेड़ आदि हैं, उन पर वृक्षों को विकसित कर किसान अपनी कुछ आवश्यकता जैसे फल, पशु उत्पाद, ईंधन आदि की पूर्ति कर सकता है। तो कृषि वानिकी एक ऐसी प्राविधिकी है जिसमें भोजन, ईंधन, चारा जैसी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ वन संरक्षण और पर्यावरण संतुलन भी संभव है। इसकी तुलना हम बहुफसलीय कृषि पद्धति से कर सकते हैं। तो कृषि वानिकी के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण पद्धतियां अंतर्निहित हैं। नंबर 1, कृषि युक्त वन पद्धति यानी एग्री सिल्वीकल्चर। नंबर 2, वन चारागाह पद्धति यानी सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम। नंबर 3, कृषि वन चारागाह पद्धति एग्री सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम। एंड नंबर 4, बहुउद्देशीय वृक्ष उत्पादन पद्धति यानी मल्टीपर्पज ट्री प्रोडक्शन सिस्टम। अब हम बात करें कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, सामुदायिक वानिकी। ये सामाजिक वानिकी का ही एक रूप है जिसमें एक या अधिक समुदाय सामुदायिक भूमि पर वृक्षों का विकास करता है और इसका उपयोग सामुदायिक विकास के लिए भी करता है। इस काम में वन विभाग अपना पूरा सहयोग देता है। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत सक्सेसफुली की जा रही है। इसके बाद हम बात करें कॉमर्शियल फार्मिंग यानी व्यापारिक कार्यवानी की। इसमें जो निजी व्यापारिक संस्थान हैं वो स्वयं की भूमि पर वनों को विकसित कर उनका कॉमर्शियल उपयोग करता है। तो इस तरह से वनों पे भार कम होता है और बहुत से लोगों को रोज़गार मिलता है, आय प्राप्त होती है। तो वानिकी के जो विभिन्न स्वरूप हैं वो वस्तुतः लोकल पीपल इन्वॉल्वमेंट पर बेस्ड हैं और उस दृष्टि से वन संरक्षण को महत्व देते हैं, क्योंकि सामुदायिक भाव जो है वो किसी भी संसाधन के महत्वपूर्ण संरक्षण की दृष्टि से अपना रोल प्ले करता है। इसके बाद हम बात करें, जब हम फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो इस दृष्टि से भारत में 166 नेशनल पार्क्स यानी राष्ट्रीय उद्यान और 553 वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डेवलप की गई हैं। देखिए, वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों में जो मूल अंतर है वो मैं आपको बताऊं कि वन्य जीव अभयारण्य यानी वेयर वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटाट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस,
यानी वो जगह जहाँ वन्यजीव और उनका निवास्य क्षेत्र संरक्षित रहता है बिना किसी व्यवधान के, वो तो हैं वन्यजीव अभयारण्य। और राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क्स आर हाईली नोन प्रिजर्विंग द फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स। जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो मूल रूप से जाने जाते हैं उस क्षेत्र विशेष की वनस्पति जात, जीव जगत, दृश्य भूमि और वहाँ के जो ऐतिहासिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनके प्रेजर्वेशन, उनके संरक्षण की दृष्टि से। हम भारत के टॉप 10 नेशनल पार्क्स देखिए इसमें ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, देन रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान, देन कान्हा नेशनल पार्क एमपी, गिर नेशनल पार्क गुजरात, इसी तरह बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, देन काजीरंगा नेशनल पार्क असम, सुंदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, देन मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु, देन बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका एंड केरला, देन पेरियार नेशनल पार्क केरला जैसे राष्ट्रीय उद्यान डेवलप किए गए। ये वन संरक्षण की दृष्टि से ही विकसित किए गए। इसके बाद हमारे देश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, वन्यजीव अभयारण्य विकसित हुए। अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलें तो महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य देखिए देसू, चुमानी, दाची गैम, कुगती, फिर शिकारी देवी, केदारनाथ, गोविंद, नंदा देवी, देन ताल छापर, कुंभलगढ़, दरा, देन गांधी सागर, राम सागर, गुनार, पंचमढ़ी, हजारीबाग, इसी तरह से राजगीर, भीमबंग, लाखोवा, काजीरंगा, पाभा, सोनाली रूपा, बुक्सा, चिल्का लेक, कांकर वैली, देन कोलेरू लेक, पुलिकट, देन कैलीमेरे, मेरीन, खटगढ़, पेरियार, अनामलाई, नेयार, वायनाड, मुकाम्बिका, शरावती, मुथोडी, राधानगरी, संजय गांधी जैसे जो महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। तो तात्पर्य ये है कि भारत सरकार वनों के संरक्षण की दृष्टि से विभिन्न कार्यक्रम विकसित करती है, विभिन्न कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती है, क्योंकि वन एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय धरोहर है। हमारी प्राकृतिक वनस्पति में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक हैं वो फॉरेस्ट, वन हैं। वन संरक्षण की दृष्टि से कुछ कतिपय उपाय भी मैनेज किए जाते हैं, जैसे जो कटाई हो वो नियंत्रित और उचित विधि से हो, जिसमें 3 तरह की कटाई का उल्लेख है। वृक्षीकरण यानी क्लियर कटिंग, सेलेक्टिव कटिंग यानी वर्णनात्मक कटाई, चुन के काटना, देन परिरक्षित कटाई यानी शेल्टर वुड कटिंग। तो निर्वृक्षीकरण उन वन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ एक ही तरह की लकड़ी का विस्तृत क्षेत्र है। तो समान आयु के जो वृक्ष हैं उनको व्यापारिक उपयोग हेतु एक खंड विशेष में काट लिया जाता है। इसके बाद वो उन्हें पुनः अंकुरित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। वर्णनात्मक कटाई में परिपक्व वृक्षों का चयन करके उन्हें क्रमानुसार काटा जाता है, और जो परिरक्षित कटाई है उसमें जो निकृष्ट गुणवत्ता वाले वृक्ष हैं उन्हें काटा जाता है, और जो उत्तम काष्ठ वाले वृक्ष हैं उनकी वृद्धि हो सके इसलिए उनको संरक्षित किया जाता है। इसी तरह उचित प्रबंध वनों को आग से बचाने के लिए, यदि बांध निर्मित हुआ है तो उनको डूब से बचाने के लिए, इसी तरह से यदि कृषि, आवास से सड़क, रेल मार्ग, नहर और इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़मीन चाहिए तो वहाँ वन विनाश को नियंत्रित करके इस कार्य को का निष्पादन होना चाहिए। वनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना, उनका वहाँ एफॉरेस्टेशन के विभिन्न प्रोग्राम्स को डेवलप करना, और प्रशासनिक भूमिका के अंतर्गत कानून लागू करना, देश में वनों का सर्वेक्षण करवाना, उन्हें सूचीबद्ध करना, ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना जहाँ वास्तव में वन विकास की आवश्यकता है, जहाँ वृक्षारोपण संभव है,
आर्थिक दृष्टि से उपयोगी वनों का सीमांकन करना, इसके अलावा वन अनुसंधान और प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, वृक्षारोपण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, वन संरक्षण के लिए पुरस्कार प्रोत्साहन जैसे कार्यक्रम, वन उत्पादों पर सरकारी नियंत्रण करना, इसके अलावा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय योजनाओं को तैयार करना, फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना, वानिकी योजनाएं बनाना जैसे जो महत्वपूर्ण काम हैं वो भारत सरकार ने अपनी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत तैयार किए। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग वन संसाधनों का आकलन करता है, मानचित्रीकरण करता है और वन शिक्षा का प्रशिक्षण करता है। वर्तमान में रिमोट सेंसिंग पद्धति से सैटेलाइट्स द्वारा प्राप्त जो चित्र और सूचनाएं हैं उनका विश्लेषण कर वन संसाधनों का आकलन किया जाता है और जो वानिकी संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों का आधार होते हैं। इस दृष्टि से विभिन्न अनुसंधान केंद्र भारत में विकसित किए गए हैं, जैसे वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून, फिर शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान काजरी जोधपुर, देन पर्णपाती वन संस्थान जबलपुर, काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु, वर्षा और आर्द्र क्षेत्रीय सदाबहार वन संस्थान जोरहाट, वृक्ष प्रजनन और आनुवांशिकी संस्थान कोयम्बटूर, हिमालय वन अनुसंधान केंद्र शिमला, वन उत्पादकता केंद्र रांची, सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना संस्थान इलाहाबाद प्रयागराज, वानिकी अनुसंधान और मानव संसाधन विकास संस्थान छिंदवाड़ा। और तो इनके अतिरिक्त भारतीय जो प्लाईवुड उद्योग है उसका अनुसंधान संस्थान भी है बेंगलुरु में और भोपाल में। तो कई स्वायत्त संस्थाएं, ऑटोनोमस संस्थाएं विकसित हैं, एनजीओ डेवलप हैं जो वन संरक्षण की दृष्टि से काम करते हैं। तो 1987 में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की स्थापना की गई और उसे बाद में ऑटोनॉमस बनाया गया। तो वानिकी की जो उच्च शिक्षा है उसकी व्यवस्था पालनपुर हिमाचल प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटका, कोयम्बटूर तमिलनाडु और अकोला महाराष्ट्र में कृषि विश्वविद्यालयों में फॉरेस्ट्री एजुकेशन को प्रारंभ किया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम था। और तत्पश्चात विभिन्न अनुसंधान केंद्र विकसित किए गए और विभिन्न केंद्र और राज्य सरकारें उस हेतु अपने विभिन्न कार्यक्रम चला रही हैं, जिनका उद्देश्य है वन संरक्षण के प्रति जागृति पैदा करना और जन सहयोग द्वारा वन विनाश को रोककर पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना।